आज हम डिस्कस करेंगे कंबस्शन एनालिसिस को इन डिटेल। देखो कंबस्शन एनालिसिस क्या है। कंबस्शन पहले समझते हैं। कंबस्शन का मतलब होता है जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का बर्निंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन सच टाइप ऑफ प्रोसेस को हम कहते हैं कंबस्शन। और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो होता है वो रिलीज हो जाता है। कंबस्शन एनालिसिस क्या है? कंबस्शन एनालिसिस ये वो एनालिसिस होता है जिसके जरिए हम मौजूद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज या उसका मास जो है वो फाइंड करते हैं। यानी ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। और अगर ये तीन एलिमेंट का, देखो कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, इसका परसेंटेज या इसका मास जो है वो इस कंबस्शन एनालिसिस के जरिए हम डिटरमाइन करते हैं। अगर इसके अलावा एलिमेंट आ गया, मीन फास्फोरस, सल्फर या नाइट्रोजन था, तो फिर उन कंपाउंड की डिटर्मिनेशन के लिए, उन एलिमेंट की परसेंटेज डिटर्मिनेशन के लिए ये जो कंबस्शन एनालिसिस है ये एक सुटेबल प्रोसेस नहीं होगा। फिर हम दूसरी मेथड यूज करेंगे उनके लिए। तो इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है, कंबस्शन एनालिसिस हम करते कैसे है, इसके लिए स्केच डायग्राम है। देखो इस स्केच डायग्राम में क्या है, यहाँ पे जो आपको रेड मार्कर से, जो मैंने लिखा है रेड मार्कर से, ये वाला, ये कहलाता है कंबस्शन चेंबर होता है। इसके अंदर चेंबर के अंदर कंबस्शन होता है। और ये जो ब्लू मार्कर से मैंने ड्रॉ किया ये वाला, ये फर्नेस कहलाता है। इसके अंदर एक भट्टी होती है और इस भट्टी के अंदर हम कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, 850 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम इस सैंपल को प्रोवाइड करते हैं। इस भट्टी के अंदर, इस फर्नेस के अंदर, यहाँ पे ये जो नजर आने आप ये जो स्ट्रक्चर है, ये बोर्ड जैसा, इसको कहते हैं प्लैटिनम बोर्ड। इसके अंदर हम अपना सैंपल रखते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो सैंपल, प्लस उसके साथ हम मिक्स करते हैं कॉपर ऑक्साइड को। जो सैंपल हम लेते हैं यहाँ पे ये नोन होता है, मीन हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि कितना मास हमने इस सैंपल का यहाँ पे रख दिया है, हमें मालूम होता है, नोन मास होता है। और उसके साथ हम मिक्स करते हैं कॉपर ऑक्साइड को। फिर इस फर्नेस के अंदर इसको हम प्रोवाइड करते हैं 850 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को। अब इसके अंदर होता क्या है, ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है यहाँ पे ये एक कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है। ये कॉपर ऑक्साइड यूज होता है यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट। इसकी और भी बहुत सारे फंक्शन है। अगर यहाँ पे जो ऑक्सीजन हम सप्लाई करते हैं इस चेंबर को बाहर से, जो एयर होता है, जो ऑक्सीजन जस्ट हम सप्लाई करते हैं, अगर उसकी कमी आती है तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन मौजूद होता है। ये अपना ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड करता है और इस प्रोसेस को, कंबस्शन की इस अमल को ये प्रोमोट करता है फर्दर। तो इसका एक काम ये होता है और दूसरा एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यहाँ पे यूज होता है। अब इस चैम्बर को हम बाहर से क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं इसको, क्योंकि ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रोसेस होता है। और इस फर्नेस के अंदर जब ऑक्सीजन आ जाता है और 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। और अगर उस सैंपल के अंदर कार्बन मौजूद है तो कार्बन यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, और हाइड्रोजन जो होता है वो H2O के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह और भी गैस इसमें होते हैं। साथ जो एक्सिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है वो भी निकल जाता है, जो एक्सिस अमाउंट में होता है। अब कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट हो गया और एक्सिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दिया गया। अब इस चैम्बर से ये गैसेस यहाँ पे निकल जाते हैं। तीनों गैसेस होते हैं, उसके साथ और भी गैसेस होते हैं। ये दूसरे चैम्बर के अंदर जो स्मॉल चैम्बर होता है, इसको मैं लिखता हूं चैम्बर नंबर फर्स्ट, स्मॉल चैम्बर नंबर फर्स्ट। इसमें आ जाते हैं दो चैम्बर होता है। पहला जो है ना मैंने लिखा है ये H2O एब्जॉर्बर होता है। ये जो चैम्बर होता है, ये नजर आने वाला जो चैम्बर है आप लोगों को, ये H2O एब्जॉर्बर होता है। इसके अंदर मौजूद होता है मैग्नीशियम परक्लोरेट, MgClO4 इसको कहता है मैग्नीशियम परक्लोरेट। और जो मैग्नीशियम परक्लोरेट होता है ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। मतलब ये कि ये एटमॉस्फेयर से जो मॉइस्चरिटी होती है, जो मॉइस्चर होता है, उसको ये अब्सॉर्ब करता है। तो यहाँ पे जो पानी आता है ये असल में ये
मैग्नीशियम परक्लोरेट उस पानी को एब्जॉर्ब करता है। ये भी नॉन मास का होता है। ये जो हम लेते हैं ना मैग्नीशियम परक्लोरेट, ये हम नॉन मास का लेते हैं, हमें मालूम होता है कि इसका मास कितना है। तो जो गैसेस यहाँ पे आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाते हैं, वाटर भी आ जाता है। तो वाटर जो होते हैं यहाँ पे मौजूद जो मैग्नीशियम परक्लोरेट होता है वो उस पानी को यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है, पानी को यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है। तो पानी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से गुजरता हुआ पास होकर ये दूसरे चेंबर के अंदर, इसको मैं लिखता हूं चेंबर नंबर 2। ये स्मॉल चेंबर नंबर 2 है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यहाँ पे एब्जॉर्बर होता है। ये कहलाता है जो 2nd चेंबर है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। इसके अंदर मौजूद होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एसिडिक इन नेचर होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, इस मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो ये चेंबर कहलाता है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है और ये भी हम नॉन मास का लेते हैं। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, हमें मालूम होता है पहले से हम यहाँ पे जो मौजूद है नॉन मास का सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम लेते हैं और बाकी जो दूसरी गैसेस होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं। अब देखो इसके मास से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ H2O यहाँ पे बना। इसके मास से हम अंदाजा मीन्स पहले से हम ये मालूम होता है कि हमने कितना अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम परक्लोरेट लिया था। फॉर एग्जांपल हमने लिया था मैग्नीशियम परक्लोरेट 5 ग्राम और आफ्टर कंबशन एनालिसिस में उसके बाद इसका मास आ गया 25 ग्राम। इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ कि 5 ग्राम तो इसमें मौजूद मैग्नीशियम परक्लोरेट है, तो 25 से 5 माइनस करेंगे तो 20 ग्राम आ गया। मींस ये 20 ग्राम किस चीज का मास है, ये H2O का है जो इस कंबशन एनालिसिस में बना। इसी तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं वो भी हम नॉन मास का लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कंबशन एनालिसिस से पहले लेट्स सपोज कर ले हमने यहाँ पे लिया था 10 ग्राम 10 ग्राम लिया था और कंबशन एनालिसिस के बाद आ गया 25 ग्राम। तो 25 ग्राम में से 10 ग्राम किसका है, वो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का है। तो 25 से 10 माइनस करें तो 15 ग्राम। अब ये जो 15 ग्राम आगे जी किस चीज का मास है, ये प्रोड्यूस जो हो गया है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, उस प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड का मास है। तो इसके जो मास में जो इंक्रीज आता है उससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ H2O बना और कितनी अमाउंट ऑफ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब ये तो हो गया हमारा जो स्केच डायग्राम जो प्रोसीजर था। अब हम फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन, कैसे फाइंड करेंगे, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो अब आते हैं कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज को और कार्बन के परसेंटेज को और हाइड्रोजन के परसेंटेज को। तो देखो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन ये इक्वल है किस चीज की, मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। यहां इस कंबशन एनालिसिस में जितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना था उसका मास, तो मैं लिखता हूं मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, जितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में प्रोड्यूस हुआ डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। मास जो हमने सैंपल जितना लिया था ना ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसके टोटल मास पे हम डिवाइड करेंगे तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय एक कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन होता है, 12 ग्राम का कार्बन होता है। मीन तो यहां ले देखो एक कार्बन डाइऑक्साइड है ना, एक CO2 में कितना कार्बन होता है, 12 ग्राम। तो ये 12 डिवाइड बाय टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है, 44। तो लिखता हूं 44 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकालते हैं ना, इससे हमारे पास आ जाएगा किसका, एक कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का परसेंटेज कि कार्बन कितने परसेंट का कार्बन हमारे पास इस कंबशन एनालिसिस में बना।
एक तो हो गया परसेंटेज ऑफ कार्बन, दूसरा है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल होता है मास ऑफ H2 जो प्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि हाइड्रोजन को कंबस्शन एनालिसिस में कन्वर्ट हो गया था H2O में। तो मैं लिखता हूं मास ऑफ H2O प्रोड्यूस, जो पानी का जितना मास प्रोड्यूस हो गया था इस रिएक्शन में, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय एक H2O में कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो 2 ग्राम होता है, तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना होता है, 2 का 18 होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम परसेंटेज निकालते हैं। तो इस फार्मूले से हमारे पास आएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन और दूसरा परसेंटेज ऑफ जो है वो हाइड्रोजन का। तीसरा जो है वो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम कैसे निकालते हैं, हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली करते हैं। अगर हमारे पास इन दोनों से कार्बन की परसेंटेज और हाइड्रोजन परसेंटेज अगर हमारे पास निकल आया और वो हमने प्लस किया, वो 100 के बराबर था, 100% था, इसका मतलब क्या, इसका मतलब होगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने यूज किया था वो पेवर हाइड्रोकार्बन था, कार्बन और हाइड्रोजन से बना था। लेकिन अगर उसका परसेंटेज लेस देन 100 आ गया तो उसका मतलब होगा कि उसमें ऑक्सीजन मौजूद है। तो ऑक्सीजन को हम कैसे निकालते हैं, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और कार्बन का परसेंटेज हम प्लस करेंगे और उसको 100 से माइनस करेंगे, तो जो रिजल्ट में जो परसेंटेज आएगा वो ऑक्सीजन का होगा। मान लीजिए अगर हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन को हमने प्लस किया और दोनों से आ गया 95%, तो 95% का मतलब है कि 95% इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का परसेंटेज है। अब 100 से हम इसको माइनस करेंगे तो जो 5% आता है वो मौजूद इसमें 5% क्या है, 5% है ऑक्सीजन। अगर दोनों 100% आ गई तो इसका मतलब है कि इसमें पेवर हाइड्रोकार्बन है ये कंपाउंड, जस्ट इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये हमारे पास हो गया कि हम कैसे परसेंटेज निकालते हैं कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ कि हम कैसे एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला वो फार्मूला होता है जो हमने इस सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। एम्पिरिकल फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, ये सारे मैंने डिस्कस किए थे। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ। कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, इसके लिए कुछ रूल्स है। कैसे एम्पिरिकल फार्मूला वो फार्मूला होता है जो मौजूद मॉलिक्यूल या कंपाउंड के जो एलिमेंट होते हैं उनके दरमियान हमें सिंपलेस्ट रेशियो बताती है, जो बिल्कुल सिंपलेस्ट होती है। तो सच टाइप ऑफ फार्मूला को हम कहते हैं कि ये एम्पिरिकल फार्मूला है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसके लिए कुछ रूल्स है। रूल्स ये है, फर्स्ट नंबर रूल ये है, जो परसेंटेज हमने निकाला यहाँ पे कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, इस एक्सपेरिमेंट से, प्रोसीजर से जो परसेंटेज हमें मिल गया, जो हमें ऑब्टेन हो गया, जो हमने निकाला, उस परसेंटेज को हम कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। तो फर्स्ट क्या करेंगे, कन्वर्ट टू मोल्स। जो परसेंटेज हमें मिल गया था उसको हम कन्वर्ट करेंगे मोल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिसाल के तौर पे परसेंटेज ऑफ कार्बन का परसेंटेज मोल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहां मैं लिखता हूं परसेंटेज ऑफ कार्बन जो आया था मोल, मोल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोल के लिए हम यूज करते हैं एन। कार्बन के लिए करते हैं तो नंबर ऑफ मोल इसकी इक्वल हो गया परसेंटेज ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 12 से हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसी तरह जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए हम क्या करेंगे, मोल उसकी इक्वल होते हैं हाइड्रोजन की परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 1 पर उसको डिवाइड करेंगे। इसी तरह जो ऑक्सीजन है तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे, डिवाइड करेंगे उसको 16 से। तो हमारे पास यहाँ पे लेट सपोज कर ले, इससे 2 आ गया, इससे 3 आ गया और इससे 4 आ गया। ये हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास इसके मोल्स आए, तो बस क्या करेंगे, हम परसेंटेज को मोल में कन्वर्ट करेंगे। कार्बन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, उसको मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज का कार्बन उसको उसकी एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे 12 से। इसी तरह हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जितना परसेंटेज आया उसको उसकी एटॉमिक मास 16 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कुछ वैल्यूज आएंगी। लेट्स सपोज कर ले इससे 2 आ गया, इससे 3 आ गया, इससे 4 आ गया। अब दूसरा रूल ये है कि इसमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जो सबसे स्मॉलेस्ट है, उस वैल्यू से उन तमाम वैल्यूज को डिवाइड करें। मीन यहाँ पे 2 है, 3 है, 4, इसमें से कौन सी वैल्यू स्मॉलेस्ट है, 2। तो अब 2 से हम इस तीनों को डिवाइड करेंगे। मीन इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 4 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, और फिर 4 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। यानी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें आ गई उस वैल्यू से हम उन तमाम वैल्यू को, जो मोल्स है, उन मोल्स को डिवाइड करेंगे। दूसरा रूल ये हो गया। तीसरा रूल ये है, अब अगर इससे वैल्यू आ गई फ्रैक्शन में नहीं था तो सही है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, फॉर एग्जांपल हमने इसको 2 से डिवाइड किया और हमारे पास वैल्यू आ गई 2.5 हो, तो ये तो फ्रैक्शन में आ गई वैल्यू। अब इसके साथ क्या करेंगे, फिर इस वैल्यू को हम ऐसे नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे कि ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर मैं 2.5 को मल्टीप्लाई कर लूं विद 2 तो इससे बनेगा 5, और 5 एक होल नंबर है। तो अगर आपके पास वैल्यू फ्रैक्शन में आती है तो उस फ्रैक्शन के लिए आप ऐसे वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपके रिजल्ट में आपके पास होल नंबर आ जाए। तो ये फोर्थ रूल हो गया। लास्ट जो रूल है, थर्ड रूल हो गया। चौथा रूल ये है कि आपने उन एलिमेंट्स का सिंबल लिखना है और साथ सबस्क्रिप्ट में उनके मोल्स लिखने हैं। देखो कितनी एलिमेंट है, 3। तो पहले उसकी सिंबल लिख ली, कार्बन, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और उसकी सबस्क्रिप्ट में उसके मोल्स लिखेंगे। देखो यहाँ पे लेट्स सपोज कर ले 2 आया है, और हाइड्रोजन का 3 आया है, ऑक्सीजन का 4 आया है। तो मैं लिखता हूँ कार्बन का 2, हाइड्रोजन का 3 और ऑक्सीजन का 4। तो ये लास्ट रूल क्या होगा कि जो एलिमेंट्स आपके पास मौजूद है उसको लिखिए और उसके सबस्क्रिप्ट में उसके जो नंबर मौजूद है उसके साथ वो लिखिए। ये हमारे पास हुआ कंबस्शन एनालिसिस। इसके बाद वाली जो दूसरी वीडियो है इसके पार्ट, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में हम इस पर एग्जांपल करेंगे इन डिटेल कल इंशाल्लाह।